नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं, अब तक सभी बच्चे आ गए होंगे तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 66 नंबर आपसे कह रहा है कि यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे। बताइए भाई क्या लिखेंगे। अगर अपने मित्र को पत्र लिखना है तो संबोधन में आप क्या प्रयोग करेंगे। चलिए जवाब दीजिए, सभी लोग साथ में जवाब दीजिए भाई। तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर लिखेंगे प्रिय मित्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र लिखेंगे, जो कि पत्र लेखन से संबंधित होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट पढ़ लीजिए जो कि आपको हमेशा काम आएंगे। और अगर आपको नहीं पढ़ना है तो कह सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारा फ़र्ज है कि आपको अच्छी तरीके से मजबूत करना। तो देखिए अगर पिता पुत्र को, ठीक है, पिता पुत्र को होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं संबोधन में आपका जो होगा प्रिय महेश, ठीक है, अभिवादन में होगा शुभ आशीर्वाद, और अब निवेदन होगा तो आपका शुभकांक्षी होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका दिया है, तो आपको कह सकते हैं इस प्रकार से आप देख सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है कि कौन सा कथन असत्य है या गलत है। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट दिया गया है कि अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या सही है? तो कह सकते हैं कि ये पॉइंट तो आपका सही लग रहा है। दूसरा देखते हैं, संबोधन के लिए प्री लगाया लिखा जाता है। अच्छा, ये भी देखते हैं। तीसरा है स्वनिर्देशन के लिए आपका सद्भावी अर्थात सीएसरी लिखा जाता है, ये भी देखते हैं। चौथा है इसमें भेजे जाने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका यहाँ पर डी है, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, वाक्य गलत है। ठीक है, अर्थात इसमें भेजने वाले का हस्ताक्षर भी रहता है आपका, यहाँ पर आपका ये हो जाए। ठीक है, तो इसका डी नंबर आपका यहाँ पर कह सकते हैं असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है और यहाँ आंसर आपको दिख गया है। चलिए, कि सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। ये भी कल के टेस्ट में मिला था आपको। तो यहाँ पर आपका जवाब आपका हो जाएगा परिपत्र होता है। ठीक है, अगर कोई भी पत्र होता है, अगर सभी जगह एक साथ भेजना पड़े तो उसे बोलते हैं परिपत्र बोलते हैं। ठीक है, और इसमें राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी भी स्टेट से अगर भेजा जाता है तो उस राज्य की राजभाषा होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्न से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। चलिए जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश की बोली कौन सी नहीं है। 69 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर जयपुरी, याद रखिए जयपुरी आपके यूपी की नहीं है, ये आपकी जयपुरी है आपकी कहाँ की? राजस्थान की है, जो कि जयपुर अजमेर क्षेत्र में आपकी बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग बताइए। यहाँ पर बताना है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा हो जाएगा। 70 का सही जवाब दीजिए सभी लोग। यहाँ पर 70 का सही जवाब आपका जो हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर खा छा ठा। ये सभी आपके महाप्राण वर्णों वाले हैं। और हमने महाप्राण के लिए बताया था कि जो महाप्राण होते हैं कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए का है, खा है, गा है, घा है और अंगा है। तो जो अल्टरनेट वाले होते हैं, विषम स्थान वाले, वो महाप्राण होते हैं। सम स्थान वाले होते हैं वो आपके होते हैं महाप्राण। ठीक है, तो विषम स्थान अल्प प्राण, सम स्थान आपके महाप्राण। तो इसका जवाब का कौन हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। बताइए भाई सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। 71 का जवाब दीजिए। सभी स्पर्श वाले व्यंजन आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर। देखिए हा तो होता नहीं है, नैया होता है, नहा होगा, तो सही जवाब को क्या होगा? ये वाले, अर्थात कह सकते हैं कि का से लेके मा तक जो होते हैं वो आपके स्पर्श में आते हैं। ठीक है, क्योंकि हा यहाँ पर आपका क्या है? उस व्यंजन है, यह आपका अंतास्त व्यंजन है। तो इस प्रकार से तीनों नहीं हो सकते हैं, सही जवाब का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला है अत्युक्त शब्द में संधि बताइए। अत्युक्त शब्द में संधि बताइए भाई 72 नंबर। अत्युक्त शब्द में संधि कौन हो जाएगी?
तो इसका अगर तोड़ेंगे बनेगा अति धन उक्ति बनेगा। क्या बनेगा? अति धन उक्ति बनेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आपका, कह सकते हैं ये आपकी यण संधि है। क्या है? यण संधि। और हमने ट्रिक बताया था आपको समझने के लिए कि कोई भी संख्या हो अर्थात या, रा, ला, वा हो, उसके पहले आपका आधा शब्द जुड़ा हो तो आपका हमेशा क्या होगा? आपका हमेशा आपका वहां पर क्या होगा? वो आपका होगा यण संधि। हाँ, ये किस में होगा? आपकी सिर्फ स्वर संधियों में होगा, ना कि व्यंजन संधि में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन आपका दिया गया है कौन सा, कि बोलोचित शब्द का संधिविच्छेद बताइए। बोलोचित शब्द का संधिविच्छेद बताइए। 73 का जवाब देना है, बोलोचित। तो भाई बोलोचित शब्द का संधिविच्छेद क्या बनेगा इसका? तो बिल्कुल 73 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। क्या बनेगा भाई? बाल धन उचित। क्या बनेगा? बाल धन उचित बनेगा। इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपका देखिए यहाँ पर आपका गुण संधि है और हमने आपको बताया था ओ, ठीक है, ओ और आपका जो होता है ए, ये आपका किस में होता है? ये आपकी होता है गुण संधि में। ये ट्रिक होती है, छोटी सी आपकी मात्रा याद रखना होता है। जैसे आपका नरेंद्र हो गया, महेंद्र हो गया, देखो एक की मात्रा लगी है, एक की मात्रा लगी है तो किस में होगा? गुण संधि में होगा ना, होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर कि प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग बताइए। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग, और उपसर्ग लगा होता है किसी भी शब्द के पहले। तो यहाँ पर आपका प्रत्याशा को अगर हम तोड़ें तो बनेगा प्रतिधन आशा। क्या बनेगा? प्रतिधन आशा बनेगा। देखिए किस प्रकार से, प्रतिधन आशा, अर्थात यहाँ पर प्रति क्या है? ये आपका उपसर्ग है, आशा यहाँ पर मूल शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या बना? तो आपका उपसर्ग बन जाएगा प्रति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रति बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय, तो भाई 75 का जवाब क्या हो जाएगा? औपचारिक में जो प्रत्यय लगा है कौन हो जाएगा? औपचारिक एक। क्या बन जाएगा आपका? 75 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रत्यय लगा है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही, सी आपका हो जाएगा। मूल शब्द आपका यहाँ पर उपचार हो जाएगा और एक यहाँ पर आपका क्या है? प्रत्यय है। समझ में आ रहा होगा आज। चलिए अगला है नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर 76 का जवाब जो हो जाएगा सही क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब है नीलांबर में आपका हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है भाई, तो ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा कौन सा? डी नंबर, कर्मधारय समास। यहाँ पर कह सकते हैं जिस समास के दोनों पदों में विशेष विशेषण हो तो वहाँ पर आपका होता है, अर्थात नीला है जो कमल। ठीक है, नीलांबर जैसे जैसे नील कमल हो गया, नीला है जो कमल, तो यहाँ पर नीला आपका विशेषण, ये आपका विशेष हो जाएगा, है ना। वैसे आपका नीलांबर, नीला वस्त्र, तो नीला आपका विशेषण, वस्त्र आपका विशेष। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है भाई। तो यहाँ पर तत्सम शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर 77 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सीखा। सीखा आपका तत्सम शब्द है, जबकि देख सकते हैं कि चंदा, बात, रात ये आपके तद्भव शब्द हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है पशु चर रहे हैं, रेखांकित शब्द है। यहाँ पर पशु शब्द जो है वो आपका है, यहाँ पर क्या है? क्या है भाई ये? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। क्या हो जाएगा? जाति। पशु क्या हो जाएगा? ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो संज्ञाएं किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं को बोध कराती हैं वो आपकी जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे नदी हो गया, नदियाँ बहुत होती हैं, पर्वत बहुत होते हैं, मनुष्य बहुत होते हैं, घर भी बहुत होते हैं, है ना। अगर अकेले नदी बोल देता गंगा नदी, तो गंगा भी नदी होती जाती, वो कह सकते हैं आपकी किस में हो जाती? आपकी व्यक्तिवाचक में हो जाती। अगर हिमालय बोल देता तो भी आपका क्या हो जाता? सिंगल होता है, पूरे विश्व में एक ही है आपका हिमालय, तो आपका कह सकते हैं वो आपका जाति, आपके कह सकती है उसमें व्यक्तिवाचक में होता। अगर किसी व्यक्ति की पर्सनल बात करता तो व्यक्तिवाचक होता है। इस प्रकार से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ठीक, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर, कह रहा आपसे कि यह मकान मेरे भाई का है। यह मकान मेरे भाई का है। तो भाई यहाँ पर यह शब्द जो है ये आपका है क्या? यह शब्द क्या है? चलिए यहाँ पर यह शब्द आपका क्या है? तो ये है आपका क्या? ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका सर्वनाम है, सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? ये आपका संकेत में। और कह सकते हैं कि यह जो आपका होता है एक निश्चित वाचक में भी आपका आता है। ठीक है, निश्चित वाचक में होता है, क्योंकि यह वह ये निश्चित में होते हैं। जैसे यह मेरा घर है ना। चलिए अगला है, यहाँ पर कह सकते हैं कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद बताइए। तो आपका हम, ये आपका जो हो जाएगा सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात हम जो शब्द है वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपके अन्य पुरुष। तो यहाँ पर आपके उत्तम पुरुष में होता है मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ठीक है। और मध्यम तू, तुम, है ना, यू, योर्स होता है जो आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे। और अन्य पुरुष में ही, सी, इट, नाम ये होते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर दिया है जो कि अन्य में है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि आप सिर्फ हमसे नहीं पढ़ते हैं, हमें पता है कि जितने बच्चे जुड़े हैं सभी बच्चे कहीं ना कहीं कम से कम 5-6 यूट्यूब से पढ़ते हैं। 5-6 नॉर्मल हम बता रहे हैं, वैसे कितनी जगह पढ़ते हो हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो भाई आप लोग पढ़िए, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पर आपका जो जवाब पहला प्रश्न है कि ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। चलिए जवाब दीजिए, आपका ये जूनियर असिस्टेंट का है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा, यहाँ पर चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो आपका अंक और आहा होते हैं ये आपके कैसे इनका प्रयोग तो करते हैं लेकिन स्वर में इसको शामिल नहीं करते हैं, ठीक है, स्वर में इनको शामिल नहीं करते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं दीर्घ स्वर जो आपके होते हैं आपके ये होते हैं, ठीक है, संयुक्त स्वर आपके ये होते हैं। और कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि आपका यहाँ पर आ भी रख देगा, बोले कि इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो भाई दीर्घ स्वर आपका ये हो जाएगा, अर्थात जो आपके छोटा प्लस छोटा मिलकर बनते हैं आपके दीर्घ स्वर होते हैं। बड़ा बने बड़ा, ठीक है, छोटी प्लस छोटी, ये आपके दीर्घ स्वर में होते हैं। लेकिन संयुक्त स्वर होते हैं, जैसे आपका छोटा प्लस छोटा वो मिलकर बनता है, वो चीज़ आपके होते हैं वो संयुक्त स्वर में होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया यहाँ पर कि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव शब्द या तद्भव रूप तक पहुँचने के माध्यम में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे प्रयुक्त होने वाले या स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो भाई देख सकते हैं इसकी थ्योरी बहुत बड़ी है लेकिन आंसर बहुत छोटा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आंसर यहाँ पर बच्चों के गलत आ रहे हैं, क्योंकि कह सकते हैं एक बार फिर से पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए कि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में बोला है, मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो मध्य शब्द बोला, इसका मतलब है वो तत्सम में भी होते हैं और आपके तद्भव में भी होते हैं। तो इसका मतलब आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। तो भाई जिसका जवाब डी आया है बिल्कुल आपका सही जवाब है यहाँ पर डी नंबर, ठीक है, क्योंकि बीच वाले शब्द आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। मनुष्यता, तो भाई मनुष्यता जो आपका है या क्या है होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मनुष्यता है बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। क्या भाई, तो आपका मनुष्यता जो आपकी है वो आपकी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। चलिए 4 का ऑप्शन राइट आपका सी, जितेंद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उसे हम लोग जितेंद्री बोलते हैं, ठीक है, जितेंद्री बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि से जो कि अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। तो अलगाव शब्द जो आपका है कह सकते हैं ये आपका है आपके अपादान से, बिल्कुल सही है, सभी का जवाब सही है। सरल प्रश्न का जवाब नहीं दोगे तो मारेंगे नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया है, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। जो तन शब्द है ये आपका कैसा शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है। तो भाई हिंदी पढ़ रहे हैं तो उभयलिंग तो आपको मिलेगा नहीं, यहाँ तो स्त्रीलिंग हो गया तो पुल्लिंग होगा। तो यहाँ पर तन कैसा है, यहाँ पर आपका ए जवाब हो जाएगा कि पुरुष, अथवा यहाँ पर कह सकते हैं आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। आप लोगों को अभी हमने बताया कि उत्तम पुरुष जो आपका है सर्वनाम वो किस भेद से आपको मिलता है। तो यहाँ पर आपका 7 का ऑप्शन राइट, सबका जवाब सही आना चाहिए भाई। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। पुरुषवाचक के ही आपके 3 पार्ट होते हैं, अभी हमने बताया था, है ना। आपका एक कह सकते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो भाई बताइए, कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में जो आपकी अशुद्धि है किसमें अशुद्धि आपकी दी गई है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी त्रुटि है वो आपकी त्रुटि किसमें है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर डी नंबर। कौन सा आपका है, डी नंबर है, शब्द निर्माण की अशुद्धि है, शब्द निर्माण की अशुद्धि है।
अर्थात क्या दिक्कत है, तो देख सकते हैं कि कंचन एक कृषांगिनी युवती है। इस वाक्य में आपकी कह सकते शब्द निर्माण अर्थात अशुद्ध भाषा लिखने का आपका चलन जो आपका है दिन प्रति बढ़ती जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो जवाब कह सकते हैं आंसर आपका था डी नंबर आपका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र अगर नहीं जानते हैं तो फिर आपकी मर्जी है ना, हमने तो आपको बता दिया था औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है ना। यहाँ पर आपका औपचारिक जो अनौपचारिक पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र जो होता है वो होता है देखिए बी नंबर कि बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, है ना। मतलब आपके परिवार से जो रिलेटेड होते हैं उन्हें अनौपचारिक बोलते हैं। जो आपके कह सकते हैं कि अगर किसी कार्यालय में, जिलाधिकारी में या कहीं बार लिखा जाता है उसे औपचारिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब आपका बी हो जाएगा। समझ सकते हैं कि बहन के विवाह में शामिल होने के लिखा गया आपका अनौपचारिक पत्र उदाहरण है। याद रखिएगा कि जब एक सामाजिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से समाज से जुड़ा होता है, जो संबंध होते हैं, तो इस संबंध में जैसे आपका देखिए मित्र हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, सखी हो आदि हो, या परिवार की माता पिता भाई बहन हो, सभी आपके किस में आते हैं, आपके कह सकते हैं अनौपचारिक पत्र में। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला बताइए कि हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी है। सभी लोग सही जवाब दीजिए भाई। हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 10 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। 4 स्वर होते हैं, याद रखिएगा ये आपके 4 स्वर होते हैं। ठीक है, 4 कौन कौन, तो ये आपके 4 स्वर हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और आपका ऋषि। ठीक है, और अगर कुल बात करें कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या आपकी 11 होती है। कुल की बात नहीं है, स्वर की, केवल सिर्फ स्वर अगर बताए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो गया जवाब। चलिए अगला है कि जिस सामाजिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण हो वे शब्द क्या कहलाते हैं। तो अगर कोई संख्यावाची विशेषण है, ठीक है, वहां पर आपका जो समास होगा कौन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका बी नंबर हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास आपका हो जाएगा। जैसे कि त्रिफला मतलब 3 फलों का समाहार, पंचवटी 5 वटों का समाहार, 2 पहर अर्थात 2 पहरों का समाहार, त्रियोगी अर्थात 3 युगों का समाहार। तो ये संख्यावाची है ना, जो संख्यावाची होते हैं आपके क्या होते हैं, द्विगु समास। चलिए अगला है कि सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सुहावना, ऑप्शन आपका डी अर्थात आवना, आई और आपका इया, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। चलिए तत्सम शब्द बताइए यहाँ पर। 13 का जवाब दीजिए सभी लोग। तो 13 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। याद रखिएगा अमूल्य, अमूल्य शब्द जो आपका है ये आपका तत्सम है अर्थात संस्कृत शब्द का है। ठीक है, अमूल्य शब्द क्या है, तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका दिया है तत्सम शब्द आपका कह सकते हैं आम का तत्सम क्या होता है, आम्र होता है, ऊंट का होता है ओष्ठ होता है, हल्दी का होता है हरिद्रा। ठीक है, चलिए अगला है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। तो भाई जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, विकसित हुए, उन्हें हम लोग कहते हैं। 14 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर ऑप्शन राइट। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। इन्हें तद्भव शब्द बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है। किलकिल किस प्रकार का शब्द है, तो रट लीजिएगा इस प्रश्न को। ये जो किलकिल शब्द है ना ही संस्कृत में है ना ही आपके तद्भव में है। मतलब ये कह सकते हैं, सॉरी किलकिल शब्द है ये आपके जो आएगा वो आपके ए में आएगा। सॉरी यहाँ पर ये देशज शब्द है। कैसा है, देशज शब्द है। किलकिल कैसा है, देशज शब्द आपका है। अगला भी आपको मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा है, बिल्कुल सही है ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ये आपकी पुर्तगाली भाषा है। कैसी है, पुर्तगाली भाषा है। पुर्तगाली तत्सम के तद्भव रूपी भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, देखिए पुर्तगाली में जैसे आपका है अलकतरा, अनानास, आलपीन, अलमारी, बाल्टी, किरानी, चाबी, फीता, तंबाकू, इस्पात, इस्त्री, कमीज, कनस्टर, कमरा, काजू हैं, ये आपके सभी इसमें आते हैं। चलिए अगला है
कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? चलिए क्वेश्चन आपके लिए टफ हो गया है, तो यहाँ पर 17 का जवाब हम ही बता देते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी, निपात होते हैं। मतलब कि सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन ये जो होते हैं वर्ड वो शुद्ध कह सकते हैं कि सेंटेंस को शुद्ध लिखने के लिए होता है, लेकिन इनका निपात मतलब होता है एक अव्यय के रूप में होता है। इनका कहीं इसका मतलब उल्लेख नहीं किया गया। जब इनको लिखते हैं कहीं ना कहीं तो आपका ये एक वाक्य को शुद्ध बताते हैं बिल्कुल सही से। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं निपात जो होते हैं जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र, ये आपके निपात होते हैं। जैसे कि आज तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, तो अगर ये बोल देते अगर ना हा लगाते, मान लो कि आज तुम्हें रुकना पड़ेगा, है ना, तो कह सकते तब भी सेंटेंस बन जाता। ही लगाने की जरूरत क्या थी? इसको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा बना दिया गया ही लगाने से कि नहीं आज तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, अर्थात इसको और अच्छा बनाने के लिए। तो इस प्रकार से प्रयोग होते हैं ये निपात। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर शुद्ध शब्द आपका क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर आपका देखते हैं ऑप्शन राइट डी आपका है पृथक। जो आपका पृथक है वो इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो भाई 19 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा सदा एक वचन में, वो आपका कौन सा हो जाएगा? हमने बहुत रटाया है आप लोगों को, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट डी, प्रत्येक। यहाँ पर आपका प्रत्येक शब्द जो आपका है ये आपके किसमें? आपके हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, एक वचन में प्रयोग होता है। चलिए अगला है वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है भाई? तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। 2 प्रकार से करते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से? 2 प्रकार से आपकी की जाती है। प्रथम होता है रचना या स्वरूप की दृष्टि से और द्वितीय होता है आपकी अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, अर्थात सरल वाक्य क्या होता है? तो भाई सरल वाक्य हम उसे कहते हैं जिसमें से एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। ठीक है, अर्थात ऑप्शन आपका सी, एक ही उद्देश्य हो और एक ही आपका विधेय, उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? हमने आपको बताया था पहला ही कह सकते हैं प्रश्न में कि जो वर्ग का दूसरा और चौथा होता है अर्थात सम स्थान वाले होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग महाप्राण। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? जो संबल ध्वनि है यह आपकी कैसी ध्वनि है? संबल, यहाँ पर संबल जो आपका है ये आपका है संप्रक्त ध्वनि है। क्या भाई? ये संप्रक्त ध्वनि है। तो भाई संप्रक्त ध्वनि होती क्या है? अगर आप नए हैं तो समझ लीजिए कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का वर्गीकरण संप्रक्त है, अर्थात एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संप्रक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल यहाँ स और बा ध्वनियों के साथ माँ शब्द आपकी ध्वनि संयुक्त हुई है। ठीक है, चलिए अगला है विपत धन जल अर्थात विपत जाल। यहाँ पर आपकी संधि है, किस प्रकार की संधि है? तो यहाँ पर आपका 24 का ऑप्शन राइट यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ये आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है, कैसी है? आपकी व्यंजन संधि है। अगला है दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? 25 का जवाब दीजिए भाई। तो दुरात्मा में हो जाएगा उपसर्ग, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा दुर। ठीक है, क्या हो जाएगा? दुर, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किस में है भाई? 26 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 26 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट। तो यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण देखिए आपका दिया है ए नंबर। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, बहुत ओले पड़े, ये आपका परिमाणवाचक है। ठीक है, चलिए अगला है जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता है कहलाते हैं। तो भाई मनोभावों को जो प्रकट करते हैं वो आपके होते हैं कौन?
हुर्रा हुज्जा अर्थात उन्हें बोलते हैं हम लोग विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय बोलते हैं। विस्मयादि चिन्ह आपने देखा होगा कि हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करते हैं, ये अव्यय होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो भाई ये किस प्रकार का सर्वनाम है? यहाँ पर 28 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 28 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? चलिए वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका 28 का यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। ये आपका पुरुषवाचक आपका सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, कह रहा आपसे कि नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? तो याद रखिएगा नलिनी, कैरव और चंद्रप्रिया ये आपके हैं किसके? ये आपके कुमुदनी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कुमुदनी के हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि शब्द युग्म यदा कदा के सही युग्म बताइए। अर्थात यदा और कदा इसका मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए यदा मतलब जब और कदा मतलब कब। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जब कब। ठीक है, जब कब, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है नियत और नियत। नियत और नियत इनके अर्थ बताइए। नियत मतलब क्या होता है और नियत मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर 31 का ऑप्शन राइट आपका सी। नियत मतलब निश्चित होता है और नियत मतलब कह सकते हैं इरादा होता है। ठीक है, बोलते हैं ना तुम्हारा इरादा कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है ना, वही चीज़ आपका दिया है सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा आपसे कि आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, अनुरूप हो जाएगा। ठीक है, अनुरूप आपके लिए टफ क्वेश्चन हो सकता है, तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, अनुरूप अनुकम्म बना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि अब आप चल सकते हैं, वाक्य में कौन सी वृत्ति है? अब आप चल सकते हैं, इसमें कौन सी वृत्ति है? तो 33 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर, सामर्थ्य सूचक है। क्या है भाई? सामर्थ्य सूचक। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो अगर हाँ या ना में दिया जा सके उसे बोलते हैं एक्जिलरी वर्ब। ठीक है, तो किससे शुरू करते हैं? एक्जिलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि हमार सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। यहाँ पर आपका हमारा होना चाहिए, वैसे आपकी शुद्ध लैंग्वेज दे दिया हमार। ठीक है, तो हमारा यह कह सकते हैं हमार। ठीक है, तो सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना, इसका आपका अंग्रेजी अनुवाद पूछा गया है। तो भाई इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री। ठीक है, सर्विस द कंट्री। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर जो इंग्लिश से आपको दिया है हिंदी में, तो इसका यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका दिया गया है और इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए एवलर्ग माइंड इन वन हु वर्ड लाइक टू कमांड इंस्टेड ऑफ आस्किंग ऑफ रिक्वेस्टिंग। इसका हिंदी अनुवाद बनेगा आपका बी नंबर कि एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है जो कि क्वेश्चन है कि तत्पर मतलब कह सकते हैं गद्यांश आपका दिया है और गद्यांश तो आप स्किप करवा ही देंगे, हमसे ज़बरदस्ती करवा देंगे। चलो हम स्किप ही कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन आपका दिया है, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है एक चलिए यहाँ पर आपका दिया है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा लिपि मतलब आपके 52 लिपियां होती हैं, अर्थात 52 वर्ण होते हैं। इनको अगर सही से बनाया जाए तो आपके वर्णमाला बनेगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वर्णमाला हो जाएगा। ठीक है।